नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। क्या बीजेपी के लिए आने वाले चुनाव बहुत बड़ा सरदर्द बन गए हैं? क्योंकि जो आने वाले चुनाव हैं, चाहे महाराष्ट्र में चुनाव हो, चाहे झारखंड में चुनाव हो, चाहे उपचुनावों की बात हो जो यूपी और बिहार जैसे राज्यों में है, कहीं ना कहीं चारों तरफ से बुरी खबरें निकल करके सामने आ रही हैं। और किसके लिए आ रही है ये तो मैं आपको खबर के बीच में जरूर बताऊंगी, पर सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहती हूं सभी दर्शकों को कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में जो चल रहा है वो काफी दिलचस्प होता चला जा रहा है। अभी तक आपने बिहार जैसे राज्य, यूपी जैसे राज्य, हरियाणा हो या दिल्ली हो, ऐसे राज्यों के जो नतीजे हैं उनमें बहुत दिलचस्पी ली है कि क्या यूपी में हो रहा है तो क्या बिहार में हो रहा है, क्या हरियाणा में हो रहा है तो क्या दिल्ली में हो रहा है। पर कहीं ना कहीं इन तमाम राज्यों को पीछे करते हुए महाराष्ट्र में इतनी बड़ी खिचड़ी पकी है। महाराष्ट्र जिसकी सियासत इस समय काफी उफान पर है, और सियासत किसके लिए भारी है? वो है बड़े बड़े चेहरे, बीजेपी के बड़े बड़े चेहरों पर, क्योंकि उनको ही चैलेंज दे दिया गया है। उन्हीं के गठबंधन के व्यक्ति उनको ही चैलेंज दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके सहयोगी दल ही चैलेंज दे रहे हैं। आपको ध्यान होगा, ज्यादा पीछे नहीं चलते हैं, हरियाणा चुनाव में कांग्रेस के लिए हार की वजह क्या बनी? बगावती नेता जो कहीं ना कहीं उनके बगावती सुर चुनाव के समय दिखाई दे रहे थे और जीतते जीते उनको हार नसीब हो गई। ये सबने देखा, पूरे देश ने देखा। और ऐसा ही कुछ इस समय बीजेपी के साथ महाराष्ट्र में हो रहा है। एक तो वो वैसे ही कमजोर है, और दूसरी बड़ी बात कि उनके सहयोगी दल बगावत कर रहे हैं। उनके सहयोगी दल, और कोई सहयोगी दल में कोई छोटा मोटा चेहरा नहीं है जो बगावत कर रहा है। उनको 53 सीटें दी गई हैं, मतलब गठबंधन के हिस्से में 53 सीटें उनकी आई, मतलब उनको दी गई हैं जहां से वो मैदान में उतरेंगे। तो आप सोचिए कि अगर वो जीतते हैं और भारी मतों के साथ अच्छी खासी सीटें ले जाते हैं तो क्या होगा बीजेपी के लिए, क्या होगा अगर वो अभी से बगावत दिखा रहे हैं। आप सोचिए, चुनाव अभी हुए भी नहीं है, उससे पहले वो बगावत दिखा रहे हैं। क्यों? और दूसरे पाले में जाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार एक के बाद एक इंडिकेशन दे रहे हैं। कौन है ये है अजीत पवार। अजीत पवार जो बीजेपी के साथ अलायंस में है, जिनकी खुद की एक पार्टी है एनसीपी को लेकर के वो बीजेपी के साथ गठबंधन में है और वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं अलायंस के साथ। तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अजीत पवार जो ये चुनाव के समय जो बगावत कर रहे हैं उसकी क्या बड़ी वजह मानी जाए? क्या वाकई बीजेपी के साथ बड़ा खेल होने जा रहा है, जैसा कांग्रेस को अंदाजा नहीं था? हरियाणा में कतई अंदाजा नहीं था, क्योंकि एक के बाद जो खबरें निकल करके सामने आ रही हैं, एक के बाद एक महाराष्ट्र से वो काफी चौंका देने वाली है। उसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि अजीत पवार ने ये कहा है कि उनके क्षेत्र में जहां से वो मैदान में उतर रहे हैं वहां पे बीजेपी नेताओं को आने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब है इसका? क्या वाकई अजीत पवार बीजेपी से दूर चले जा रहे हैं? चुनाव से ठीक 12 दिन पहले कुछ बड़ा गेम प्लान कर रहे हैं, कुछ ऐसा? क्योंकि जिस समय मैं ये खबर पढ़ रही हूं केवल मात्र 12 दिन चुनाव के रह गए हैं, और इन 12 दिनों में क्या अजीत पवार धीरे धीरे बीजेपी की नींव को कमजोर कर रहे हैं? वही वाला हाल भैया कि घर का भेदी लंका ढाए, कुछ ऐसा ही करने वाले हैं अजीत पवार। क्योंकि साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि भैया प्रमोशन तो एक क्लर्क को भी चाहिए होता है, एक क्लर्क की भी जो उम्मीद होती है वो प्रमोशन पर टिकी होती है। तो मुझे भी चाह है सीएम की, और सीएम के चेहरे के लिए बीजेपी के पास एक के बाद एक कई चेहरे हैं। देवेंद्र फडणवीस, जिनको पिछली बार मौका नहीं मिला, जो बीजेपी के नेता हैं। उधर एकनाथ शिंदे, जिन्होंने कहीं ना कहीं इतने बड़े दल से उन्होंने बगावत की। आपने देखा होगा, ज्यादा दिन नहीं गए हैं, साल भर पहले की बातें हैं कि बगावत करके वो बीजेपी के साथ आए। और आप सोचिए कि जब बीजेपी के साथ आए हैं तो उनकी उम्मीदें टिकेंगी कि भाई हमको फिर से सीएम चेहरा बनाइए। तो दो सीएम चेहरे उधर अजीत पवार ये कह रहे हैं, और अगर अजीत पवार को नहीं मिला तो वो कहां जाएंगे? दूसरे दल में जाएंगे। 53 सीटों में से मैं मोटी मोटी बात कर रही हूं, एक अंदाजा लगाने की बात की कहीं ना कहीं बीजेपी के द्वारा जो या फिर पूरे अलायंस के द्वारा जो सीटें बांटी गई हैं
वो 53 सीटों में से अगर अजीत पवार 25 से 30 सीटें भी जीत जाते हैं और दूसरे पाले में जाने की बात करते हैं तो फिर क्या होगा? क्या कांग्रेस वाकई फ्रंट फुट पर काफी मजबूत है? कहीं ना कहीं उनके हाथ में दोनों तरफ लड्डू हैं। क्या कांग्रेस ने बड़ा सीख ले लिया है? क्योंकि ना तो वो लगातार अजीत पवार को कुछ कह रहे हैं, बीजेपी पर वार कर रहे हैं, पर अजीत पवार को कांग्रेस कुछ नहीं कह रही है। ये काफी महत्वपूर्ण है। क्या अंदर खाने ही एक बड़ा गेम प्लान कर लिया है जो बीजेपी के लिए बगावती सुर काफी मुश्किल हो जाएंगे, सत्ता की कुर्सी छीन लेंगे? क्योंकि अभी अभी तो लड्डू हाथ में आया ही था हरियाणा में। और सबसे पहले मैं आपको ये खबर दिखाना चाहती हूं, क्या है इस खबर में। टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से मैं आपको ये खबर बता रही हूं। बारामती में किसी की रैली नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री की कहीं और जरूरत है, ये अजीत पवार ने कहा है। साफ तौर पर कहा है कि बारामती में किसी की रैली नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री की कहीं और जरूरत है। वो बच रहे हैं, बार बार बच रहे हैं। और दूसरी बड़ी वजह, जो दूसरी बड़ी खबर है अजीत पवार के बचने की, वो है इस बयान से कि बटेंगे तो कटेंगे। ये जो बयान योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिया गया है महाराष्ट्र चुनाव के बीच में, ये काफी वायरल हो रहा है। और अजीत पवार अपने ही नेताओं को कहीं ना कहीं आड़े हाथों ले रहे हैं। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में ऐसी राजनीति ना पहले चली थी ना अब चलेगी, दूसरे राज्यों से महाराष्ट्र की तुलना ना करें, ये साफ तौर पर उन्होंने बोल दिया है। अजीत पवार कह रहे हैं जिस अलायंस के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं उसी अलायंस के लिए तीखे स्वर बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखता है और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र इन बातों में नहीं आएगा। उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया है कि कहीं ना कहीं जो एनसीपी के इलाके हैं उनमें वो खुद ही प्रचार कर लेंगे। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि जरूरत नहीं है। तो क्या बीजेपी की जरूरत चुनाव में ही खत्म हो गई? जैसे ही सीट बटी है अजीत पवार ने अलग ही रुख अपना लिया है। अजीत पवार की खबरें एक के बाद एक वायरल हो रही हैं, लगातार हो रही हैं। वहीं बीजेपी के लिए यह भी मुसीबत है कि क्या ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस को जितना कम आंका जा रहा है वो बड़ा खेल कर जाए महाराष्ट्र में? क्योंकि एक के बाद एक, ये खबर ही नहीं, बहुत सारी खबरें निकल करके सामने आ रही हैं। इसके बाद भी एक चीज और निकल करके सामने आई कि और भी दल है जो इस बयान से संतुष्ट नहीं है। महाराष्ट्र में अच्छी खासी आबादी हिंदू मुस्लिम दोनों ही समुदाय की है और वोट बैंक, कहते हैं ना कि वोट बैंक के लिए तो कुछ भी किया जाता है, तो कहीं ना कहीं अपनी ही पार्टी से सहमत नहीं है। बीजेपी ऐसा लग रहा है कि हर राज्य में गिर गई है, केवल महाराष्ट्र ही नहीं। अगर मैं आपको सीधे बिहार ले चलूं तो नीतीश कुमार बीजेपी के नेताओं से बयान से संतुष्ट नहीं है। वहीं अगर मैं यूपी में आ जाऊं तो यूपी में बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत है। समाजवादी पार्टी मुसीबत बढ़ा रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का उनका प्रदर्शन रहा है उसको डिनाई नहीं कर सकते, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने सीधे ये नारा दे दिया है, बटेंगे तो कटेंगे का दूसरा नारा उनकी तरफ से निकल करके आया है कि जुटेंगे तो जीतेंगे, यानी कि जुड़े रहेंगे तो जीतेंगे। ये अखिलेश यादव की तरफ से निकल करके सामने आया है कि वो बार बार गठबंधन को एक साथ बने रहने की बात कह रहे हैं कि टूटना नहीं है, किसी भी तरीके से टूटना नहीं है। तो बीजेपी आखिर जाए तो जाए किधर? वहीं बिहार में अमित शाह जी को दूर रखा जा रहा है। तो क्या हरियाणा जीतने के बाद बीजेपी के लिए अब बड़ा खतरा है? क्योंकि सोचा था कि हम भी अनुमान लगा रहे थे कि हरियाणा में बीजेपी जीती है तो कहीं ना कहीं उसका सीधा फर्क महाराष्ट्र में पड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि एक राज्य की जीत दूसरे राज्य को प्रभावित करती है और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें और राज्यों में भी प्रभावित होंगी। पर कहीं ना कहीं ये तो उल्टा ही गेम हो गया है। जो गठबंधन के नेता हैं, बीजेपी के साथ गठबंधन के नेता हैं, वही भाग रहे हैं, निकल करके भाग रहे हैं। तो जब भाई आपकी नींव ही कमजोर होती जा रही है तो चुनाव आखिर कैसा रहेगा? जीत भी हासिल हो गई तो बीजेपी कैसे हैंडल कर पाएगी, ये काफी महत्वपूर्ण है। अब ये देखना होगा कि क्या जो बीजेपी के चाणक्य हैं वो कुछ कर पाएंगे। अमित शाह जी को तो वैसे ही बहुत ज्यादा दूर रखा जा रहा है। अजीत पवार ना योगी आदित्यनाथ के बयान से संतुष्ट हैं, कोई शरद पवार को कुछ कह देता है। शरद पवार कौन है यहाँ मैं मेंशन कर देती हूँ, हालांकि सभी दर्शकों को पता होगा पर थोड़ी जानकारी मैं अपनी तरफ से भी स्पष्ट कर देती हूँ। शरद पवार जो कांग्रेस के साथ गठबंधन में है, तो अजीत पवार
उनके लिए समर्थन में बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि शरद पवार को ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो क्या अजीत पवार जाने के लिए जो रास्ता देख रहे हैं वो शरद पवार के तौर पर देख रहे हैं कि भैया मीडिएटर ये रहेंगे और इनके ही द्वार से हम सीधे इस गठबंधन में जा सकते हैं? क्योंकि बीजेपी के नेताओं को ही हड़काना शरद पवार के लिए, दूसरे गुट के व्यक्ति के लिए अपने ही नेताओं को हड़काना, अपने ही गठबंधन के नेताओं को हड़काना, ये कितनी बड़ी बात है। एक के बाद एक इतनी सारी खबरें निकल करके सामने आ रही हैं कि शायद मैं आपको बताऊं तो बहुत लंबी ये बातें निकल जाएंगी। पर स्पष्ट तौर पर ये देखना मिल रहा है कि मुसीबतें ना महाराष्ट्र में कम है, ना झारखंड में कम है, ना बिहार में कम है और ना यूपी में कम है, और ऐसे ही लगातार मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। वहीं राहुल गांधी ने दिल्ली में अपनी यात्रा शुरुआत कर दी है, कांग्रेस ने अपनी यात्रा की शुरुआत कर दी है। वो दिल्ली में भी मोर्चा संभाल रहे हैं क्योंकि इन राज्यों के बाद सीधे दिल्ली में चुनाव है, और दिल्ली में चुनाव होने के बाद बिहार में चुनाव है। बिहार में तेजस्वी यादव कमान को संभाले हुए हैं, तो दिल्ली में कांग्रेस अपने आप को मजबूत कर रही है। तो क्या जो बीजेपी को अंदाजा भी नहीं था वो होने वाला है? क्योंकि विपक्ष को कहीं ना कहीं ये हम भी आकलन लगा रहे थे कि हारने के बाद, हरियाणा में हारने के बाद कांग्रेस को बहुत बड़ी मात मिली है। पर क्या ऐसा हो गया कि भाई बाजीगर के तौर पर सामने आ गए हैं कि हार कर भी कहीं ना कहीं बड़ी स्ट्रेटेजी बना ली है, और बाजीगर के तौर पर जिस दिन नतीजे सामने आएंगे उस दिन निकल करके ये सारी चीजें सामने आएंगी कि कौन नेता किधर जा रहा है, क्या होने वाला है। तो यही सारी खबरें हैं जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती थी। इसी के साथ ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि एकनाथ शिंदे के लिए भी जो बीजेपी कह रही है, ऐसा ना हो कि एकनाथ शिंदे उसको सीरियस ले लें अजीत पवार की तरह और दूसरे रुख की तरफ मुड़ने लगे। क्योंकि एकनाथ शिंदे के लिए ये कहा गया है कि पहले हम झुके थे, यानी कि नंबर ऑफ सीट्स हमारी बहुत ज़्यादा थी, और अब कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। एकनाथ शिंदे के लिए कहा गया है अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा तो भैया एकनाथ शिंदे कहाँ जाएंगे, फिर अब उप मुख्यमंत्री बनेंगे देवेंद्र फडणवीस की तरह। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि एकनाथ शिंदे क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो अजीत पवार ही हाथ नहीं लग रहे हैं, यहाँ तो एकनाथ शिंदे का भी कुछ भी हो सकता है। तो बीजेपी के लिए तो इस समय ग्राउंड संभालना काफ़ी मुश्किल बात है। ऐसे ही लगातार आपको खबरें दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।